यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉडल पेपर या फिर कह लीजिए कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आप सभी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। और उसके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको हम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन एंड आंसर बताएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। निश्चित तौर पे 2020 में भी सारे क्वेश्चंस इसी में से आए थे, इसी पीडीएफ से। और आज आपको भी हम इसी पीडीएफ का फुल डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। और आपका 50 में 50 मतलब 50 नंबर का होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन, तो आपको 50 में से 50 जो अंक मिलेंगे। तो आप देखते रहिएगा पूरे वीडियो को। शुरू करते हैं, टाइम ना गंवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों शुरू करते हैं, ये पीडीएफ आपकी है। पहला चैप्टर है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, फैक्टर्स एंड फ्रैक्शंस। तो इस चैप्टर से पहला सवाल आपका है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। दोस्तों इसका सी आंसर हो जाएगा मौलिक और व्युत्पन्न। दोस्तों आपको हम सिर्फ आंसर बता देंगे और आप पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक हो सके सिर्फ आप आंसर पे अगर फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी एग्जाम्स में। आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे फटाक से आपका उसी पे फोकस जाएगा। तो आप आंसर पे फोकस करिए। आंसर सी हो जाएगा मौलिक और व्युत्पन्न, ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। और चौथा है लंबाई, दाब, आयतन। दोस्तों मूलभूत इकाई होती लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगला है, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। मील, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन। दोस्तों एमकेएस का होता है मीटर किलोग्राम पर सेकंड, तो मीटर हो जाएगा। इससे की फुल फॉर्म से ही ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। दोस्तों सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस पे आप लोग नज़र बनाए रखें और निश्चित तौर पे आप लोग अच्छे नंबर इसमें प्राप्त करेंगे। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, अगला क्वेश्चन है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। दोस्तों 25.4 mm, 25.4 मिलीमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 12, 18, 6, 36 का एलसीएम क्या होगा। आंसर है 36। अगला क्वेश्चन है, 12, 42, 24 का एचसीएफ क्या होगा। आंसर है 6। अगला है, दिए गए मिश्रित अंश के लिए अनुचित अंश क्या है। तो ये दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं भिन्न वाले फ्रैक्शन वाले चैप्टर्स में, इसी में से जो हैं। तो ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसका फुल डिस्क्रिप्शन ना करके आंसर बताते हैं आपको। ये जो पहला है ये 52/7 ये हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। जैसा कि आपको पता है दशमलव के बाद अगर जीरो हटाते हैं तो डिनोमिनेटर मतलब इसको हर में लिखना पड़ेगा। जो हम दशमलव हटाएंगे तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। दोस्तों तो 3 जीरो हैं इसमें, 3 जीरो हैं और 3 ये 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सरल करना है, ये सब आप कर लीजिएगा। इसमें बी वाला आंसर सही है। भाग दीजिए। दोस्तों इसमें आंसर देख लीजिए, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें है 0.003 इंटू 0.5 का गुणनफल क्या है। सिंपल है, 5 में 15 होता है, जीरो काउंट कर लीजिए। आपका बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला है, इसको सरल करना है, काउंट कर लीजिएगा। आपको बता रहे हैं ये सेम क्वेश्चन 2020 में आ चुके हैं ये सारे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन या हो सकता है इस बार भी ऐसे क्वेश्चन, जहाँ तक पूरी संभावना है सीबीटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको, यही क्वेश्चंस आपको फिर मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपका यही क्वेश्चन आ जाए, या ज़रूरी नहीं कि आपका यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसी में से हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रहता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी 225 मीटर लंबे तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? आंसर इसका हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज। ये चैप्टर है आपका। पहला है 529 का वर्गमूल क्या है? ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। तो वर्गमूल आप जानते हैं 2 बार उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है 0.017 का वर्गमूल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। खटाखट आप देखते रहिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, कई चैप्टर्स हैं। अनुपात की परिभाषा क्या है? तो एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध क्या हो जाता है? अनुपात। अगला है 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है? तो 4 किलो और 800 ग्राम में 5:1 का अनुपात है दोस्तों। तो 80 का 20% क्या हो जाएगा? 20 चौक 80 होता है, आप ऐसे ही समझ जाइएगा। होएगा गलत यार। तो दोस्तों इसका सिंपली 20 चौक 80 होता है, तो 25 चौको 100, तो सिंपली इसका 25% ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 किलो का 8%, तो सिंपली इसका हो जाएगा 40 गुणे 8/100 कर दीजिएगा आप लोग, सिंपली ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52% को भिन्न में बदलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13/25, 13/25। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ए आंसर आपका डिस्प्ले कर रहा है, 45.6% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर के लिए x का क्या मान है? सिंपली आप इसका सॉल्यूशन करके आंसर आ जाएगा। सी आंसर इसमें शो कर रहा है। दोस्तों इसका पक्षांतर कर देंगे, x² बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 में से आपका 36 घट जाएगा, 64 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या है? इसका डी आंसर हो जाएगा 23.46, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो भुजा AB का मान क्या होगा? दोस्तों इसका ए आंसर हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे? इसमें 24 दिन का आंसर शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 RPM से घूमता है तो छोटे गियर का
आरपीएम क्या होगा, सिंपली आरपीएम इसका निकाल लीजिएगा आप लोग फार्मूले से, और यहाँ पे 180 आरपीएम आएगा। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। तांबे यानी कॉपर का प्रतिशत 94% हो जाएगा। यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है और उसे 25% का लाभ होता है तो खरीद का मूल्य क्या है। दोस्तों तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 240। सी आंसर आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.5% को भिन्न में बदलिए। 0.185। नेक्स्ट चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है मटेरियल साइंस का। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैथ से आप चल रहे थे, मटेरियल साइंस में आ गए हैं। क्वेश्चन है इनमें से अधातु कौन सी है। तो अधातु दोस्तों क्या होता है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। दोस्तों लोहा ध्यान से देख ले, पीतल धातु, ब्रोंज धातु, जिंक और लौह धातु। सिंपली लौह धातु ही है जिसमें लोहा होता है। अगला है उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। दोस्तों अभी तक लोहा वाला क्वेश्चन था और इसमें लोहा नहीं होता। लौह धातु, इसमें भी लोहा होगा। अलौह धातु, कुचालक धातु और सुचालक धातु। दोस्तों कुचालक धातु और सुचालक धातु, इससे आप कंफ्यूजिंग मत होइएगा। जिसमें लोहा नहीं होता है वो अलौह धातु हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। तो सिंपली धातु का जो तन्यता होता है ये इसका गुणधर्म होता है। धातुओं को जो पीट के बढ़ाया जाता है उसको तन्यता कहते हैं। इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। तो कच्चा लोहा भंगुर होता है। धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। कठोरता इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है। आंसर हो जाएगा सुघट्टता। नेक्स्ट है आपका इनमें से धातु की कौन सा गुण जिनमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाता है। चालकता, आघातवर्धनीयता और गलनीयता तथा दृढ़ता। तो क्या हो जाता है, धातु को गर्म करने पर पिघलना मतलब गलना ही होता है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है हमको, तो इसको हम गलनीयता कह देंगे। नेक्स्ट है इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलेमेंट में किया जाता है। तो टंगस्टन धातु का जो तार होता है आप लोग देखे होंगे, उसी को फिलामेंट में किया जाता है जो चमकता रहता है। नेक्स्ट है पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं। तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। मतलब वह कौन सा लोहा है जिसमें ढलवा लोहा है जिसमें वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों सफ़ेद ढलवा लोहा है जिसमें वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका है, और ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वाला पीतल वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है आपका इनमें से किस धातु को फोर्जेट जाली नहीं किया जा सकता है। तो ढलवा लोहा है जो इसको आप फोर्जेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया धूसर ढलवा लोहा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला है लौ एस से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस भट्टी जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए किस भट्टी का क्या नाम है। तो कपोला हो जाएगा। कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए जो भट्टी उपयोग किया जाता है उसे कपोला कहते हैं। अगला है निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। तो निम्न कार्बन का
जो है स्टील है उसको हल्के स्टील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो 0.25 से 0.5% होता है। निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, तो निम्न कार्बन स्टील में 0.15% से 0.25% तक कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, तो 0.50 से 0.150 यानी आधे से 1.5% तक पाया जाता है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, ये जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप हो सकता है कक्षा जूनियर से 6, 7, 8 से भी पढ़ते आए हों, उसे तन्यता कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और माइका या मिका जो बोलते हैं, माइका जिसको बोलते हैं, शुद्ध नाम उसका है। तो दोस्तों कुचालक जानते हैं तांबे और एल्यूमिनियम और चांदी ये सब जो है सुचालक होते हैं और माइका जो है कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबड़ का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों सिलिकॉन रबड़ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट इस्पात का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है, तो ओवरहेड लाइनों में प्रयोग पोर्सिलेन का किया जाता है। तो नेक्स्ट है स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है जो स्विच बनाते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर होना चाहिए, तो पैरा विद्युत गुण जो होता है, मान लीजिए हाई वोल्टेज आता है तो वो टूट जाता है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधक का गुण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है, तो इनवार इस्पात होता है। अगला क्वेश्चन है रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों उच्च कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसको बनाने के लिए, क्योंकि उसे सारा कुछ किया जाता है इसलिए उसको हाई क्वालिटी के कार्बन स्टील से बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, मास, वेट एंड डेंसिटी। इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं जिसको m से हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, तो भार के कारण होती है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस और पानी के घनत्व के बीच का अनुपात क्या होगा, क्या कहलाता है, विशिष्ट गुरुत्व। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है, तो याद रख लीजिए एल्यूमिनियम का घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला है यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 190 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन जो वॉल्यूम है 320 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है,
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.848 किलोग्राम। अगला है, यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.5 किलोग्राम पानी में है तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? 2.166 दोस्तों ये हो जाएगा धातु का विशिष्ट गुरुत्व। अगला है, एक कार का भार बल 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.81 मीटर पर सेकंड भी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7848 न्यूटन। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। गति का सूत्र क्या होता है? तो एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को गति कहते हैं, या तय की गई दूरी बटे समय को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। दोस्तों ये सही हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगला है, गति की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड जो है गति की इकाई होती है, आप सबको पता है। अगला है, वेग का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय, ये हो जाता है वेग। अगला है, वेग की इकाई क्या होती है? तो वेग आप को पता होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जिस वस्तु में परिमाण या साइज होती है उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अगला है, यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है? परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो क्या कहते हैं? उसे सदिश राशि कहते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला है, यदि किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है? तो विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहेंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा वस्तु का विश्राम में होना। अगर वो अपनी स्थिति नहीं बदलती तो सिंपली वो विश्राम की अवस्था में है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सिंपली अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल रही है तो वो गति की अवस्था में है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप बैठे हैं और उसके बाद चलने लगते हैं तो आप गति की अवस्था में हो जाते हैं। अगला है, यदि उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है? तो दोस्तों हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, त्वरण के लिए सूत्र क्या होता है? तो त्वरण की परिभाषा आपको पता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, अर्थात वेग में हो जाएगा ये अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होती है? तो त्वरण आपको सिंपली पता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हम त्वरण को मापते हैं। अगला है, एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा 0.069 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है तो उसका मंदन क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। मंदन क्या होता है? जब त्वरण की वैल्यू ऋणात्मक होती है तो वो मंदन होता है। एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? तो शक्ति होता है। एक इकाई समय में किया गया कार्य। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा होती है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है?
दक्षता कहते हैं उसको। यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसे 1 मीटर की दूरी तक खिसकाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जूल। जी हाँ, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या किससे मापते हैं? जूल से मापते हैं। 1 जूल के कितने अर्ग होते हैं? तो 1 जूल के होते हैं 10⁻7 अर्ग। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? तो 1 किलोग्राम में होते हैं 9.81 न्यूटन। मैट्रिक सिस्टम में 1 हार्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? अगर मैट्रिक सिस्टम में पूछता है तो 735.5 वाट्स। दोस्तों ऐसे आपका क्या होता है? 746 वाट होते हैं 1 हार्स पावर में, लेकिन ये मैट्रिक सिस्टम में पूछ रहा है तो 735.5 वाट्स हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन है सिस्टम में 1 हार्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? देखिए आ गया वही आपका, तो इसमें हो जाएगा 746 वाट। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक सिस्टम में 1 हार्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है? तो हो जाएगा 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो है mgh। अगला है गतिज ऊर्जा का क्या होता है? सूत्र जो है वो होता है हाफ mv² 1/2 इंटू mv²। नेक्स्ट है एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 100 लीटर पानी बढ़ा सकता है, तो 1 घंटे में कितना काम किया जा सकता है? 12×10⁵ किलोग्राम मीटर। नेक्स्ट है यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है तो और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होता है? हो जाएगा 3750 जूल। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर नजर डालते हैं तो हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चैप्टर है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, तापमान को क्या संदर्भित करता है? तो यह ऊष्मा की अवस्था को बताती है। तापमान क्या होता है? ऊष्मा की अवस्था को बताता है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है जूल होती है। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कैलोरी मीटर से ऊष्मा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है? सेंसिबल ऊष्मा। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो 273 डिग्री केल्विन होता है, उसमें जो है वो फ्रीजिंग हो जाता है, जम जाता है। नेक्स्ट है 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। तो 45 डिग्री को हम करेंगे तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। नेक्स्ट है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड जो है समान रीडिंग देंगे, मतलब सेम वैल्यू बताएंगे। नेक्स्ट है -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री केल्विन। दूसरा है
नेक्स्ट है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा -6.67 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है वो अधिकतम तापमान जो मरकरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। जो थर्मामीटर होता है जिसमें पारा मिक्स होता है, उसके द्वारा हम कितना टेम्परेचर माप सकते हैं? अधिकतम 300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम उससे माप सकते हैं। नेक्स्ट है तापमान मापने के उपकरण का क्या नाम है? तो बाईमेटेलिक थर्मामीटर। नेक्स्ट है 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रेडिएशन पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है? तो कंडक्शन। नेक्स्ट है किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है? तो कन्वेक्शन। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की रेडिएशन की विधि कौन सी है? तो ऊष्मा संचरण रेडिएशन की जो विधि है, सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है। यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है? रेखीय प्रसार कहा जाता है। नेक्स्ट है तापमान में प्रति डिग्री मोल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। नेक्स्ट है रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नंबर बाई डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ऊष्मारोधक है, कौन सा ऊष्मारोधक है? थर्माकोल है जो ऊष्मारोधक होता है। किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? तो ठोस बर्फ में ऊष्मा की चालकता सर्वाधिक होती है। इनमें से ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो दोस्तों तन्यता होती है। ये गुण इसमें से जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से नहीं होती है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है? तो पॉलीयूरेथेन जो होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मारोधक है? कांच, कार्क, रबर और साडस्ट। इनमें से तो कांच हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? तो क्वथनांक, गलनांक, फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो गलने के बाद ही कोई ठोस जो है वो द्रव में पिघलता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या होता है? तो एल्यूमिनियम का क्वथनांक होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का गलनांक क्या होता है दोस्तों? तो गलनांक होता है 2519 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है दोस्तों पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक दोस्तों होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है मरकुरी यानी पारा का क्वथनांक क्या होता है? तो -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है पारे का गलनांक क्या होता है? तो 357 डिग्री सेल्सियस पे ये गलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है इसीलिए जो है पारे से जुड़े जो थर्मामीटर होते हैं मरकुरी के, तो उसमें से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को जो है वो मापते हैं। नेक्स्ट है बल या थ्रस्ट और इकाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होता है? तो 10⁵ पास्कल होता है। दाब की एसआई यूनिट आप सबको पता है, दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। कौन सी, पहला क्वेश्चन है, कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो क्या होता है? जनरेटर। आपने देखा होगा जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। धारा की इकाई क्या है? आप सबको पता है, विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर होती है। नेक्स्ट है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। ओम से नापते हैं, आर से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को। नेक्स्ट है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब होता है तो मतलब करंट जो होती है, धारा। नेक्स्ट है पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है? तो विरोध, प्रतिरोध, मतलब आप नाम से स्पष्ट है, तो प्रतिरोधक गुण के कारण उसका विद्युत प्रवाह का वो विरोध करता है। नेक्स्ट है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तांबा, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील। ये सभी सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पूछा है तो
तांबा जो है कॉपर में अच्छे से विद्युत प्रवाह होता है, अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर है। कौन सा खनिज इंसुलेटर है पूछ रहा है, कांच, क्वार्ट्ज, माइका और पोर्सलिन। जी हाँ, ये खनिज कौन सा है ये पूछ रहा है, तो माइका जो है खनिज की श्रेणी में आता है। दोस्तों नेक्स्ट है, यदि 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो तीनों को हम जोड़ लेंगे, 3, 9 और 5, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा हमारा 17 ओम का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो दोस्तों 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस फार्मूले से वो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24/10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 ओम और 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो उसी फार्मूले से ये भी होगा 24/13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है, तो इसका हो जाएगा सीरीज कनेक्शन क्या कहलाता है, मतलब क्या करते हैं विद्युत धारा का जिसमें मतलब सीरीज कनेक्शन करने पर समान रूप से धारा फ्लो होती है। नेक्स्ट है ओम का, सॉरी ये आंसर अधूरा है, क्वेश्चन नहीं है इसमें, नेक्स्ट मिसप्रिंट हो गया होगा, नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा क्या है जब वैल्यू दी गई है, प्रतिरोध आपका 50 ओम का लगा हुआ है और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट इसमें करंट दिया जाता है, तो दोस्तों क्या होता है ओम का नियम के अनुसार V बराबर आई आर का फार्मूला बनता है, तो उसमें I पूछा तो I बराबर हो जाएगा आपका V/R, तो उसके अनुसार से हम इसमें निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4.4 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज पूछ रहा है, जब ओम दिया हुआ है हमारा 250 ओम और धारा इसमें 0.44 एम्पियर प्रवाहित की जा रही है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा V बराबर आई आर, दोनों का गुणा हो जाएगा और फिर इसमें आंसर आ जाएगा 110 वोल्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 वाट सेकेंड्स होते हैं। नेक्स्ट है, यदि 1 वोल्ट का EMF 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है तो शक्ति पावर क्या है, तो दोस्तों 1 वाट। नेक्स्ट है, इनमें से क्या विद्युत शक्ति के बराबर होता है, फार्मूले दिए गए हैं, तो ये आपका हो जाएगा I²R। नेक्स्ट है, यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति की खपत होती है, तो इसमें शक्ति निकालनी होगी, तो इसमें आ जाएगा 2000 वाट, 200 × 10 कर देंगे 2000 वाट आ जाएगा दोस्तों, फार्मूले से पावर की यानी शक्ति के फार्मूले से। दोस्तों नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वेबर प्रति मीटर, WB/m वेबर प्रति मीटर। नेक्स्ट है, कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है, तो दोस्तों फैराडे का जो नियम था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में था। नेक्स्ट है, इंड्यूस्ड EMF के लिए क्या सूत्र है, तो दोस्तों ये होता है इंड्यूस्ड EMF का सूत्र BLV सिंह वोल्ट्स। नेक्स्ट है, EMF से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है EMF का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF का उदाहरण कौन सा है, तो ट्रांसफार्मर होता है इसका एग्जाम्पल। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस थोड़ा उनको समझने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का उदाहरण कौन सा है, तो जनरेटर होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट जो होती है वाट होता है इलेक्ट्रिक पावर का, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट वाटर लिखा हुआ लेकिन वाट होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा वाट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले चैप्टर से आपका मेंसुरेशन है, इसके फार्मूले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ आंसर बताते हुए चलते हैं, क्वेश्चन आपको नोट करना रहेगा तो आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा,
आंसर हो जाएगा 324 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वर्गाकार प्लेट की भुजा जिस 28 सेंटीमीटर है तो उसका कर्ण क्या होगा? 39.59 सेंटीमीटर। दोस्तों इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बताते हुए आपको चलता हूँ। नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मिलीमीटर है? दोस्तों इसका आंसर 25 मिलीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है? आंसर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है? तो आंसर हो जाएगा इसका 80 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों नेक्स्ट है, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है A इक्वल B इंटू एच, एरिया इक्वल गुणे हाइट। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, लेवर्स एंड सिंपल मशीन्स जो चैप्टर है इसमें से आपका क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात। नेक्स्ट है, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का क्या अनुपात होता है? तो इफिशियंसी, जो दक्षता होती है वही अनुपात हो जाता है उसका। यदि 1000 किलोग्राम का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किलोग्राम का प्रयास यानी बल लगाया गया तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1000 बटे 250 हो जाएगा, सिंपली आंसर आपका 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फलक्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है? दोस्तों लोड आर्म बोला जाता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों सीजर्स का एक पेयर। द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो बोतल ओपनर जो होता है वो द्वितीय ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल होता है। दोस्तों नेक्स्ट है, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो दोस्तों फॉरसेप्स। नेक्स्ट है, कौन से प्रकार का लीवर या बेल क्रैंड लीवर होता है? दोस्तों तो कर्व्ड लीवर जो होता है वो बेल क्रैंड लीवर होता है। नेक्स्ट है, क्ला हैमर कौन सा ऑर्डर लीवर है? जो क्ला हैमर होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला आपका है त्रिकोणमिति, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका त्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति। एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है? तो सिंपली आपको पता है 180 डिग्री और बाई पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। नेक्स्ट है, साइन थीटा किसके बराबर है? विपरीत भुजा बटे कर्ण, कर्ण बटे विपरीत भुजा, आसन्न भुजा बटे कर्ण, कर्ण बटे आसन्न भुजा। तो विपरीत भुजा बटे कर्ण। नेक्स्ट है, कॉस थीटा किसके बराबर है? तो कॉस थीटा होता है आसन्न भुजा बटा कर्ण के। नेक्स्ट है, टैन थीटा किसके बराबर होता है? तो विपरीत भुजा बटे आसन्न या सामने वाले भुजा के। नेक्स्ट है, टैन थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा इक्वल 4/5 है? तो 4/3 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, थीटा का मान क्या हो गया यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है? तो सिंपली आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपका tan 45 डिग्री का मान क्या होगा यदि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है? तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, साइन 30 अंश का मान कितना होगा यदि कास 30 अंश का मान √3/2 है? तो इसका मान आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा।
क्योंकि कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो नेक्स्ट है, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है दीवार के साथ भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ी है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सिंपली आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर 4.33 mm आना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन है, एलिवेशन कोण ज्ञात करें यदि एक लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई 15 मीटर व आधार से दूरी 15 मीटर है। तो आंसर आपका आना चाहिए, सॉल्व कीजिएगा आप लोग, 45 डिग्री। नेक्स्ट है, थीटा कोण कितना होगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की सतह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म है? तो झुकाव का कोण, घर्षण कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो अगर आंख की सतह से आप ऊपर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। अगर आंख की सतह से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण माना जाता है। तो यहाँ पे आंख की सतह से ऊपर के लिए बोला है तो आपका आंसर हो जाएगा उन्नयन कोण। दोस्तों ये नीमी की स्पेशल पीडीएफ है, आपके सीबीटी एग्जाम्स के लिए बनाई गई थी और इसी से क्वेश्चन 2020 के एग्जाम्स में भी पूछे गए थे और इस बार भी एग्जाम्स में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं पीडीएफ में से। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, इंग्लिश में सबको थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो इसलिए दोस्तों ये आपको हमने सिंपली सिर्फ हिंदी में आपको हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। दोस्तों कैसा ये हमारा पीडीएफ था, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा तो हमारी मेहनत भी कामयाब होगी आप लोगों के लिए। तो पढ़ के जाइएगा और अच्छे मार्क्स से आप पास होइएगा। 50 नंबर का आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एग्ज़ाम होता है, 50 में आपका 50 मार्क्स आना चाहिए दोस्तों।